संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में, जिसमें हम आपको बताते हैं ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि ग्रामीण भारत की भी अगर बात की जाए, इन क्षेत्रों को लेकर सरकार किस तरीके के प्रयास कर रही है, क्या कुछ नया हो रहा है। और आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज क्या नया है, आइए देखते हैं। सौर ऊर्जा की नई तकनीक, दिल्ली में किसानों को प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की 81वीं बैठक का आयोजन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नई तकनीक, सब्जी किसानों को मिलेगा लाभ। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आपको बता दें, कृषि विज्ञान केंद्र ऊंचवा में किसानों को नई तकनीकी की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में किसानों को खेती में सौर ऊर्जा के उपयोग की तकनीक के बारे में बताया गया। और क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं। दिल्ली स्थित ऊंचवा कृषि विज्ञान केंद्र में ऊर्जा दक्ष पंप सेट पर किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अटारी जोधपुर के निदेशक डॉक्टर SK सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र ऊंचवा दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर PK गुप्ता, IARI के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मुर्तजा हसन, कृषि विज्ञान केंद्र ऊंचवा के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार एवं दिल्ली के किसानों ने भाग लिया। देखिए, अभी हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने विश्व जल दिवस जो है अभी 22 मार्च 2021 को पूरे दुनिया में जो है मनाया गया है। उसमें इसी पर बहुत से ज़्यादा जोर दिया गया है कि हमारी जो रणनीति होगी आने वाले दिनों में, जो हमारा पानी है, जैसे कि हमारे भारत में पूरे दुनिया का 18% तो हमारी जनसंख्या है और 4% केवल पानी है और 2.5% जो है ज़मीन है। तो आप सोच सकते हैं कि 18% जब जनसंख्या 4% पानी है, तो इसका उपयोग करना, समुचित उपयोग करना, इसको किस प्रकार से संरक्षण करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसको करना पड़ेगा। तभी हमारी, चाहे वो ज़मीन की बात होती है, उसकी उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी, चाहे हमारे जो जंगल हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी बरसात अच्छी होगी तो वो भी चलेंगे, हमारा पशुपालन अच्छा चलेगा और मानव तो है ही है। तो इस प्रकार से जल का बहुत ही महत्व है और धीरे धीरे जल को, जो बरसात का पानी है, उसको रोकने की बहुत ही बड़ी ज़रूरत आ गई है। और साथ ही साथ जो सोलर की बात आप कर रहे हैं, सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि विशेष करके अगर हम बरसात को छोड़ दें, फिर भी बरसात में भी बहुत ज़्यादा आजकल बरसात होती नहीं है, तब भी हमको सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जाड़े में और गर्मी में विशेष तौर पर जो हमारे गर्मी में सब्जियां हमारे किसान भाई लेकर के शहर तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो इस प्रकार से हमारी जो सोलर एडेड जो पंपिंग सेट है, जो सोलर एनर्जी एडेड जो पंपिंग सेट है, बड़े ही कारगर होंगे। और जो हमारे 7-8 घंटा जो बहुत बढ़िया सूर्य की जो रोशनी प्राप्त हो रही है, ये एक तरीके से प्राकृतिक ही है। और इसका उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी आज जो बिजली है, बिजली महंगी होती जा रही है। पानी से बिजली भी बनती है, तो पानी जब नहीं है, कोयला से बिजली पहले बनती थी, ज़्यादा से ज़्यादा कोयला भी धीरे धीरे, तो ये सब जो प्राकृतिक संसाधन है, इनकी एक सीमाएं हैं, एक सीमा के बाद एक ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारी जो सौर एनर्जी है, अभी बहुत इसकी वो है, ये बड़ी हमको प्रचुर मात्रा में फ्री ऑफ कास्ट मिल रही है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, और इस पर सरकार तमाम प्रकार की जो सब्सिडी है किसान भाइयों को दे रही है। देखिए, आपको पता है कि पानी की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उपलब्धता कम होती जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में जो हम आज अवेयरनेस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 100 किसान आए हुए हैं, और ये जो ब्यूरो ऑफ बिजली एनर्जी का प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत ये किया जा रहा है। और पानी के महत्ता को देखते हुए इस प्रोग्राम क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से ही पानी की उपयोगिता क्षमता बढ़ा सकते हैं और विभिन्न प्रकार का क्रॉप हम उत्पादन कर सकते हैं। ये आपको, जैसा कि हमारे डायरेक्टर ICR अटारी साहब ने बताया, कि बालू में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से बहुत से क्रॉप लिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि बाजरा भी है, तिलहन भी है, दलहन भी है। तो उस प्रकार से आज के प्रोग्राम की बहुत महत्व है। और दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने ट्रायल किया, इवन हमने कृषि विज्ञान केंद्र में गेहूं को भी
सरसों को भी, आलू को भी ड्रिप इरिगेशन में लगवाया और प्रोडक्शन कंपेयर टू जो फ्लड इरिगेशन करते हैं लगभग 25 से 30% अधिक उत्पादन मिला है। केवीके उजवा में जो एक दिवसीय कार्यक्रम किया गया है, जिसका मुख्य केंद्र जो है वो किस तरह से सोलर ऊर्जा को इस्तेमाल किया जाए और ख़ास करके आधुनिक सिंचाई प्रणाली में, और आधुनिक सिंचाई प्रणाली को लगा करके किसान भाई सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके किस तरह से अधिक कमाई करें। मैं डॉक्टर मुर्तज़ा हसन भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा संस्थान से आया हूं और वहां पर हम लोग इस तरह का मॉडल डेवलप किए हैं कि सबसे पहले जल चाहिए फसल के लिए, जल के लिए वर्षा जल संचयन, और जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं जो उन्होंने एक नया स्लोगन दिया है, कैच द रेन, तो सबसे पहले ये वर्षा जल संचयन से जुड़ा हुआ है। तो वर्षा जल संचयन किसान भाई तरह तरह के तालाब में वो अपने स्तर पर या सामुदायिक स्तर पर बना के करें। जब एक बार तालाब में वर्षा जल संचयन हो जाता है, तब इस तालाब का जो है वर्षा जल संचयन का दक्षतापूर्वक इस्तेमाल करने के लिए आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, फुहारी सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल करें। और ये पाया गया है शोध के द्वारा पूरे देश में, पूरे विश्व भर में, कि ख़ास करके जो उद्यानिक फसलें हैं, फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, पौध हैं, इसमें आधुनिक सिंचाई प्रणाली काफ़ी जो है पानी की बचत होती है, खाद की बचत होती है, और साथ साथ किसान भाइयों के लिए पैदावार भी बढ़ती है, पैदावार की गुणवत्ता भी बढ़ती है। अब इन आधुनिक सिंचाई प्रणाली को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि किसान भाई सोलर ऑपरेटेड पंप इस्तेमाल करें। आजकल भारत सरकार पूरे देश में 3 से लेकर के 10 हॉर्स पावर तक के मॉडल को प्रचलित कर रही है, और पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन तथा अन्य सरकारी संस्थानों के तहत से किसानों को सब्सिडी और सारी तकनीकी जानकारी मिल रही है। और ये जो मॉडल है 3 से 10 हॉर्स पावर का, इसे किसान भाई लगा करके सबसे पहले वर्षा जल संचयन तालाब में लगा लें, और तालाब के आसपास जब उसे इस तरह का जो सोलर पंप पैनल लगाएंगे और उससे जो बिजली पैदा होगी, उससे किसान भाई आधुनिक सिंचाई प्रणाली चला पाएंगे। उसमें उनको किसी प्रकार की बिजली का खर्चा नहीं लगेगा, और ये जो बिजली पैदा होगी इसका उपयोग किसान भाई अन्य चीज़ों में, जैसे किसान भाई इसको प्रोसेसिंग मशीन कुछ लगा सकते हैं। हम लोग ऊर्जा दक्षता का कृषि में कैसे उपयोग करें, और इससे हम पंप हो या हम सोलर एनर्जी के द्वारा बिजली उत्पादन करके कृषि के अतिरिक्त हम अच्छी आमदनी कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर आज कार्यशाला का और ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के आसपास के विभिन्न गांवों से किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हम कैसे नेचुरल जो भी रिसोर्सेज है उनका सदुपयोग करके हम खेती में लागत को कम कर सकें और उसका फ़ायदा अधिक से अधिक उठा सके। इसी के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में एक सोलर परियोजना लगाया गया है, जो कि 110 किलोवाट का है। और यह परियोजना जो है दिल्ली सरकार के सौजन्य से यहाँ पे स्थापित किया गया है, और यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया है, जिससे कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो बाद में दिल्ली के आसपास जितने भी ग्रीन बेल्ट है उन क्षेत्रों में इस परियोजना का लाभ जो है किसानों को सब्सिडी के माध्यम से सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस परियोजना की खासियत यह है कि यह बिजली उत्पादन के साथ साथ, क्योंकि इस प्रकार की परियोजना है भारतवर्ष में और खासकर उत्तरी भारत में, यह पहली प्रकार की परियोजना यहाँ पर स्थापित की गई है, जिसमें यह देखा गया कि जो दिनों पर दिन जैसे किसानों की ज़मीन है वो कम होती जा रही है, और कम ज़मीन में खेती के साथ साथ, क्योंकि किसानों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि कम से कम ज़मीन होने पे वो कैसे अपने जीविकोपार्जन करे और कैसे अन्न उत्पादन करे तथा कमाई कर सके, क्योंकि ज़मीन का आकार छोटा हो गया। तो इस अवस्था में सरकार ने और वैज्ञानिकों ने ये भी देखा कि अगर हम इस खेती के ऊपर सोलर परियोजना को स्थापित करके खेती के साथ साथ अगर हम किसान बिजली उत्पादन करता है, तो इस परियोजना से लगभग साल भर में खेती के अलावा जो है 1 से 1.25 लाख तक आसानी से बिजली का उत्पादन करके, और यह जो भी वहाँ पे स्थापित बिजली संस्थान है उसको देख के कमाई कर सकता है। अभी वक्त
और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आपको बता दें, हाल ही में नई दिल्ली में NHRDF की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 81वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चर्चा की गई कि किस तरह की उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं बागवानी के क्षेत्र में, और बागवानी की नई नई किस्मों के बारे में भी जानकारी साझा की गई। आइए देख लेते हैं इस दौरान क्या कुछ खास रहा इस बैठक में। दिल्ली स्थित NHRDF में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 81वीं बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि साल भर में नई किस्मों का विकास किसानों के लिए कितना लाभप्रद होगा। इस कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह, NHRDF के निदेशक डॉक्टर PK गुप्ता एवं अन्य वैज्ञानिक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर AK सिंह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, इस साल ये बहुत ही अच्छी संस्था है जो कई दशकों से प्याज और लहसुन के शोध में और तकनीकी विकास में लगा हुआ है, और इसी तकनीकी विकास के माध्यम से अपने को हितधारकों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। और इसका परिणाम यह भी है, बाकी संस्थान भी ढेर सारे हैं, हमारे ICAR के ढेर सारे संस्थान हैं हालांकि और ये कृषि विश्वविद्यालयों के साथ भी और KVKs के साथ मिल करके ऐसी तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाने में मददगार हुए हैं, जिसकी वजह से उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है, उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। और यही वजह है कि हम लोग अभी कह सकते हैं विश्वास के साथ कि प्याज और लहसुन या अन्य बागवानी की फसलों में भी, जिसमें ये संस्थान भी लगा हुआ है, उसमें गुणवत्ता में सुधार करते हुए उत्पादन खर्च में हम लोगों ने अच्छी कमी की है, जिसका परिणाम ये हुआ कि किसानों का फ़ायदा बढ़ा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में, एक तो ये लंबी प्रक्रिया होती है, तुरंत ही इसका परिणाम नहीं आता है, लेकिन आने वाले वर्षों में, आने वाले दशक में हमको लगता है कि खर्च में काफ़ी कटौती हम लोग करेंगे और एक ऐसे उत्पाद बाज़ार में लाएंगे जिसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को तो होगा ही होगा, लेकिन जिन जिनसों में उत्पादन की मात्रा इतनी है जितना कि देश को आवश्यकता नहीं है, जैसे आलू ही है। इस साल हम लोग करीब 51-52 मिलियन टन पहुंच गए हैं, हमारी रिक्वायरमेंट कम से ज़्यादा 41-42 मिलियन टन की है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे जो अतिरिक्त उत्पादन हो गया है दूसरे के देशों में बेचने का प्रयास करें, ताकि उसका फ़ायदा किसानों को मिले, क्योंकि करेंसी का एक्सचेंज रेट अलग अलग है, तो किसानों का फ़ायदा निश्चित रूप से होने वाला है। दूसरा पहलू है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अब जो है मौसम में परिवर्तन हो रहा है, भौगोलिक है, पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे बागवानी फसलों पे, ख़ास तौर से हाई वैल्यू क्रॉप्स पे ज़्यादा है, क्योंकि ये बेसिकली सीजनल हैं। तो उसमें अगर हमें सुधार लाना है, उसको उस चुनौती को स्वीकार करना है, ताकि हमारे किसान भाई या जितने भी हितधारक लगे हुए हैं उसमें, चाहे उत्पादन में लगे हुए हों, चाहे भंडारण में, चाहे वो उसके ट्रांसपोर्ट में, या फिर प्रोडक्शन से उत्पादन से ले कर के हमारे प्लेट के बीच में पहुंचाने तक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबका फ़ायदा हो और यह सेफ हो, सुरक्षा हो,
दो लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए। जी, आपको बताना चाहूँगा कि NHRDF एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी होती है, जिसके चेयरमैन हमारे ऑनरेबल डिप्टी डायरेक्टर जनरल ICR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होते हैं। इस समय जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ICR हैं डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी हैं। और ये जो हमारी मीटिंग है ये साल में खरीफ मौसम में होती है, रबी मौसम में होती है। इसके जो मेंबर होते हैं ICR इंस्टीट्यूशन के सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के, और डिफरेंट जैसे प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग है, इंटमोलॉजी है, एक्सटेंशन है, इसके मेंबर होते हैं। और माननीय ऑनरेबल डॉक्टर कृति सिंह साहब जी इसके हम कह सकते हैं ये फाउंडर मेंबर हैं। और आपके एडवाइस से NHRDF काफ़ी प्रगति कर रहा है और आगे भी करेगा। अभी तक साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के मदद से लगभग 300 टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ओनियन गार्लिक पे निकाली है। वो जो टेक्नोलॉजी है आप इस कमेटी का संस्तुति के बाद ही हम किसानों के पास ले जाते हैं। आज तक हमारे पास 18 लहसुन की प्रजातियाँ हैं और 12 प्रजातियाँ प्याज की है, जिसमें से 6 प्रजातियाँ भारत सरकार ने डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन के लिए, डिफरेंट एरिया के लिए रिकमेंड कर रखा है। और 18 लहसुन की प्रजातियों में से 12 प्रजाति जो हैं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 2 प्रजाति हैं और मैदानी क्षेत्रों के लिए डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए रिकमेंड होता है। और इसमें जो संतुष्टि आती है, और हमारे जो रिसर्च सेंटर ऑल ओवर इंडिया में 5 हैं, एक NHRDF नासिक में है, एक रीजनल रिसर्च स्टेशन करनाल में है, एक रीजनल रिसर्च स्टेशन सिन्नर में जो कि नासिक में आता है, अभी एक नया रीजनल रिसर्च स्टेशन बौद्ध में बनना है, और एक हमारा कोम्बोई में है। तो वहाँ पे हम डिफरेंट वैरायटीज़ को कलेक्शन करते हैं। लगभग 150 हमारे पास कलेक्शन है प्याज की, और लगभग 170 कलेक्शन है हमारे पास गार्लिक की, जिसमें से हम स्क्रीनिंग करके नई नई वैरायटी निकालने का प्रयास करते हैं। और NHRDF का भारत में जो हम आज की तारीख में प्याज लहसुन खाते हैं वो समझिए NHRDF का ही प्याज लहसुन है। जो भी प्रजातियां निकली हैं NHRDF ओनियन की, लगभग 50 से 60% एरिया कवरेज NHRDF वेराइटीज़ का है। और 80% से 90% हम कह सकते हैं कि हमारा जो एरिया कवरेज है वह लहसुन का है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आपको बता दें, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा एक अग्रणी संस्थान है और खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ के शाकीय विज्ञान संभाग की, जिसके संभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर BS तोमर। इन्होंने बताया कि किस तरीके से सब्जी फसलों में जो उन्नत बीज हैं उसका क्या महत्व रहता है और कैसे बीजों के जरिए भी जो किसान हैं ना सिर्फ अच्छी आमदनी ले सकते हैं बल्कि इसको भी एक रोजगार के विकल्प में देख सकते हैं।
किसान बहनों भाइयों, टॉप से टोटल की बात की जाए या ऑपरेशन ग्रीन की हम बात करें, प्याज एक ऐसी फसल है जिसकी मांग लगातार बनी रहती है हर एक बाजार में, और इसकी मांग क्योंकि बनी है, इसको उपलब्ध कराने के लिए भी कोशिशें की जाती हैं। मांग और आपूर्ति के बीच जो हम कह सकते हैं जो अंतर है वो ना रहे, और अक्सर किसान ये कहते हैं कि उन्हें उन्नत बीज जो है नहीं मिल पाता, उन्नत किस्म नहीं मिल पाती। लेकिन आपको बता दें, नई दिल्ली स्थित पूसा के शाकीय विज्ञान संभाग की अगर बात की जाए, जो कि कोशिश यही करता है कि प्याज की जो उन्नत किस्म है उसका बीज किसानों तक सही समय पर पहुंचे। अभी बीज जो है वो आपको बता दें, यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो बीज है ये अलग अलग जो हम कह सकते हैं माध्यम है उनके पास तक पहुंचता है, फिर उनके द्वारा जो किसान है उनके पास तक पहुंचाया जाता है। लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया है, और जब प्याज की बात की जाती है तो क्या महत्व है प्याज की अलग अलग उन्नत किस्मों का, इस बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। आपको बता दें, शाकीय विज्ञान संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तोमर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, जब प्याज की हम बात करते हैं, क्योंकि एक प्रमुख फसल जिसे ना सिर्फ टॉप से टोटल में हम देखते हैं, ऑपरेशन ग्रीन में हम देखते हैं, लेकिन इसके उन्नत किस्म का जो बीज है वो किसानों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, प्याज जैसा कि आपने कहा हमारे देश की प्रमुख फसल है। अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो आलू के बाद प्याज का स्थान आता है, और हमारे देश में बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है और इसकी व्यापक मांग भी है। पूरे वर्ष हर परिवार में प्याज की मांग रहती है। इसलिए प्याज खाने के दृष्टिकोण से या हमारे देश की व्यवस्था की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सब्जी फसल है, और इस दिशा में काम करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के शाकीय विज्ञान संभाग के द्वारा 6 किस्मों का विकास अभी तक किया गया है प्याज में। जैसे कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि पूसा रेड, पूसा माधवी, और ये हमारी पुरानी किस्में हैं। इसी विकास की श्रृंखला में हमने 3 नई किस्मों का विकास किया, जिसमें पूसा रिद्धि बहुत ही उम्दा किस्म के बल्ब देने वाली लाल रंग की ये रबी मौसम की किस्म है। दूसरी किस्म का विकास किया हमने पूसा शोभा, जो पूरे देश के प्रमुख राज्यों में इसकी खेती करने के लिए ये ठीक पाई गई है, और इसका अखिल भारतीय प्याज एवं लहसुन परियोजना के अंतर्गत परीक्षण हो इसको विमोचन के लिए जारी किया गया। जी बिल्कुल डॉक्टर तोमर, लेकिन जब हम इसके बीजों की बात करते हैं, जो बीज उत्पादन की हम अगर खास तौर से बात की जाए, क्या ये संभव है कि जो किसान हैं इन बीजों को सही ढंग से संरक्षित कर सकें, इस बीज का उत्पादन वो कर सकें? निश्चित रूप से किसान भाई हमारे देश में प्याज की जितनी भी प्रमुख किस्में हैं उनका बीज उत्पादन स्वयं कर सकते हैं, लेकिन प्याज बीज उत्पादन में करने के लिए हमें 2 वर्ष का समय लगता है। पहले मौसम में तो इनके सलकंदों का तैयार किया जाता है, फिर उनका भंडारण करते हैं, और भंडारण के दौरान जो सलकंद खराब हो जाते हैं या उनमें फुटाव आ जाता है या सड़ जाते हैं, उनको छांट दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और अच्छी गुणवत्ता के सलकंदों का बीज उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बीज उत्पादन के लिए प्याज की जो उन्नत बल्ब हैं उनका जो है हम रोपाई 15 से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में करते हैं, और मार्च के महीने में इसमें पीक फ्लावरिंग होती है। मध्य में, मार्च के मध्य में पूरा पुष्पन की अवस्था में देखा जा सकता है, और इसमें जो है इसके जो फूल आते हैं उनको हम अम्बल बोलते हैं। एक अम्बल में 350 से 500 फूल होते हैं, और ये परपरागित फसल है। तो इसमें जब हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हाँ ज़रूरी हो जाता है कि किसान भाई पृथक्करण दूरी का ध्यान रखें, और उसके एक बीज फसल के आसपास में 800 से 1 किलोमीटर तक, 1000 मीटर तक कोई अन्य बीज फसल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये आपस में क्रॉस करके उसकी आनुवांशिक शुद्धता को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखने की है कि प्याज को हम उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी पैदा कर सकते हैं बीज के लिए, लेकिन उसमें 2 बीमारियाँ प्रमुख रूप से फसल को नुकसान करती हैं जब बीज उत्पादन करते हैं। एक होती है स्टेम फिलियम ब्लाइट, और एक पर्पल ब्लॉच। पर्पल ब्लॉच का जो आक्रमण है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कम होता है, इसका प्रकोप अधिकतम महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में होता है, और यहाँ पे स्टेम फिलियम ये जो ब्लाइट होती है ये फफूंद का रोग है, इसको हमें प्रारंभ से ही नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। एक बार पौधे में अगर ये रोग आ जाता है तो इसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम पहले से ही इसकी तरफ ध्यान दे के चलते हैं तो ये हम इसको रोक सकते हैं। मेरा ये मानना है कि प्याज के अंदर जो वो वनस्पतिक अवस्था में होती है, तब अगर थ्रिप्स का आक्रमण हो जाता है तो उससे जो है आगे स्टेम फिलियम ब्लाइट या दूसरे रोग नाशकों का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है, बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में हमें थ्रिप्स के नियंत्रण पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके लिए कॉन्फिडोर नामक जो हमारा कीटनाशक है उसका 1 से 2 छिड़काव कर सकते हैं, और जब उसमें फूल आता है, फूल आने की अवस्था में हम 4
4 छिड़काव करने की बात करते हैं, यानी कि 4 छिड़काव एक ही दवाई के नहीं करने हैं, 2 फफूंदनाशियों के छिड़काव करने हैं, जिसमें हम बताना चाहूँगा कि आप या तो एक चैंपियन के नाम से आता है फफूंदनाशी, जिसमें बाविस्टिन और डाइथेनियम 45 दोनों होते हैं, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक नेटिवो है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों को बदल बदल के हम छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाई अपनी जो स्टेम फिलियम के द्वारा होने वाले नुकसान को प्याज के अंदर कम कर सकते हैं। उससे जो है हम 7 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्याज से ले सकते हैं। साथ साथ जहाँ तक बात है, जैसे अभी हमने गाजर की बात की, प्याज की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही फसलें जमाव के हिसाब से बहुत ही नरम स्वभाव की होती हैं। इनमें बहुत जल्दी बीजों का जो जमाव है वो कम हो जाता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब हम बीज उत्पादन करते हैं तो हमारी पौध उत्पादन के दौरान हम अच्छी गुणवत्ता का बीज पैदा करें, ताकि भंडारण के दौरान उसमें बीज जमाव में कम से कम कमी हो और बुआई के समय तक किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराया जा सके। जी बिल्कुल, यहाँ आपने भंडारण का भी जिक्र किया। इस दौरान कौन सी ऐसी सावधानी है जो भंडारण के दौरान जिनका किसानों को ख्याल रखना चाहिए? देखिए, प्याज कटाई के बाद इसको सबसे बड़ी बात होती है कि इसके अंबल जब हम कटाई करते हैं पकने के बाद, उनको किसान भाई अक्सर क्या करते हैं, बोरियों में भर देते हैं या ढेर लगा कर रख देते हैं। मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें। आप छायादार जगह पे 2 दिन के लिए आप अपने पके हुए अंबल्स को, जो बीज वृंत हैं, उनको छाया में सुखाएं, ताकि उनकी नमी प्रारंभिक अवस्था में कम हो जाए। उसके बाद 4 से 6 दिन तक निरंतर किसान भाई अपने अंबलों को, जो बीज वृंत हैं, उनको तेज़ धूप में सुखा लें और उसके बाद बीज निकालने का काम करें। उसके बाद बीजों की ओसाई करें, उसमें से जो धूल मिट्टी या फसल के अवशेष हैं उनको निकाल दें और उसके बाद प्रसंस्करण करें। प्रसंस्करण के दौरान जो छोटे बीज हैं या बड़े बीज हैं या फसलों के जो और फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ होती हैं बीज के अंदर, उनको निकाल दें और उसके बाद उसको जो है बहुत अच्छी प्रकार से सुखा करके, यानी कि नमी की मात्रा 6 से 8% ला करके फिर बोरों में भर के ऐसी जगह पे उनका भंडारण करना चाहिए जहां नमी की मात्रा में वृद्धि ना हो। अगर संभव हो सके, जिस कमरे में आप सोते हैं हवा का आदान प्रदान है, जिसमें एसी चलता है या कूलर है, उसमें जो है आप बीज को रख सकते हैं। जहाँ तक बात है भंडारण के दौरान नमी और तापक्रम दोनों के मात्रा को नियंत्रित करना होता है, ताकि उसके बीज के जमाव में किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। जाना आपने, जब अगर हम प्याज की खेती करना चाहते हैं उसके लिए बीज जो है काफ़ी अहम माना जाता है, लेकिन इस बीज के लिए आपको कई ऐसी खास बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा, और वही जानकारी दी यहाँ पर हमें संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर ने। तो आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।